नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। अपेक्षा है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और इस सर्दी में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, सर्दियाँ ही एक ऐसा मौसम है जिसमें पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाती है, अगर आप करना चाहते हैं तो, है ना। साथ ही आगामी नव वर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, है ना। आपके जो लक्ष्य हैं आप सारे प्राप्त कर सकें। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज वाला चैप्टर डिस्कस किया हुआ था। परसेंटेज में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स में बांट के उस टॉपिक को पूरा किया हुआ था। ठीक है, आज से हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो परसेंटेज पर ही आधारित होता है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये भी परसेंटेज का ही एक सेगमेंट है, परसेंटेज का ही एक भाग है। ठीक है, अच्छा हम लोग थोड़ा एक और काम करने जा रहे हैं कि अब हम लोग एक क्लास आपका टॉपिक वाइज तो चलाएंगे, एक क्लास आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस का भी चलाएंगे। हम लोग अल्टरनेट डे पर एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स का मिसलेनियस लेके आया करेंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस का, जो हर दूसरे या तीसरे दिन पर अपलोड हो जाया करेगा। वो समय पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बाकी जो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं वो तो हम लोग पढ़ते ही रहेंगे। ठीक, चलिए तो लाभ हानि लाभ हानि। अच्छा, ये एक जो है ऑफलाइन बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2 जनवरी से, शाम में है 3:30 से 5:30 बजे तक। तो जो लोग हमारे आसपास रहने वाले हैं, अगर वो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो संस्थान में आकर संपर्क कर सकते हैं या डेमो क्लास ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं किसकी, लाभ हानि की। लाभ हानि क्या होता है, तो पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। देखो, लाभ हानि समझने के लिए हमें क्या करना है, पहले कुछ बेसिक सी बातें समझनी होंगी कि लाभ हानि में 2 चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या क्या भाई महत्वपूर्ण है, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। ठीक है, तो पहले हम लोगों को यही बातें समझनी पड़ेंगी कि क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है, तो इन बातों को आप लोग लिख लीजिएगा। क्रय मूल्य क्या होता है ना। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं, क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सीपी। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग इसे सीपी भी लिख सकते हैं, है ना। क्रय मूल्य होता क्या है, तो आप बताएंगे जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, कोई वस्तु, कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है। ठीक है, खरीदी जाती है। ठीक, अच्छा, अगर कोई व्यक्ति वस्तु को खरीदता नहीं है, अपने प्रोफेशन या व्यवसाय के दौरान वो वस्तुओं का स्वयं उत्पादन करता है, तो उसके लिए जो क्रय मूल्य होता है वही लागत मूल्य हो जाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु बनी बनाई वस्तुओं का, अगर बनी बनाई वस्तुओं का व्यापार करता है, तो आप बताएंगे वह वस्तु को खरीद के लाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्रय मूल्य होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं वस्तुओं का उत्पादन करेगा, तो उसका जो उत्पादन में जो आने वाली लागत है, यानी कि जो लागत मूल्य है, वही उसके लिए क्रय मूल्य होगा, वही उसके लिए क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई फर्नीचर निर्माता है और वो फर्नीचर बना बनाया लाता है और बना बनाया बेचता है। जैसे मान लो कुर्सी खरीद के लाया और बेचा, तो अगर वो मान लो कुर्सी खरीद के लाया है 100 रुपए की, तो उसके लिए जो क्रय मूल्य हो गया वो 100 रुपए हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कुर्सियों का उत्पादन स्वयं करता है, कुर्सी स्वयं बनाता है, तो कुर्सी को बनाने में जो खर्चा आएगा, ठीक है, वो लागत मूल्य कहलाएगा। ऐसे में लागत मूल्य है उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और जब हम क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम क्रय मूल्य को कभी भी हमें अगर रिप्रेजेंट करना होगा परसेंटेज में, तो हम इसे हमेशा 100% मानेंगे। ठीक है, 100% मानेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि 100% हमेशा क्रय मूल्य रहे, है ना। हमारा जो भी प्रारंभिक मूल्य होगा हम उसे 100% ही मानेंगे। ठीक, चलिए, फिलहाल इन बातों को आप समझते रहिएगा। हम लोग क्या करेंगे, अभी जब हम लोग क्वेश्चंस हल करना स्टार्ट करेंगे तब इन सारी बातों की जरूरत पड़ने वाली है ना। और इनसे क्या होता है, आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत आसान बन जाता है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात होती है विक्रय मूल्य। दूसरी एक चीज होती है विक्रय मूल्य, इसे हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, यानी कि हम इसे एसपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सीपी होता है और ये आपका एसपी होता है। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, तो आप बताएंगे जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु,
कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है, बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाता है, ठीक है। अगर हम विक्रय मूल्य को, यदि हम लोग क्या करें, यदि हम लोग विक्रय मूल्य को परसेंटेज में मानना चाहें तो ये कितना होगा, तो आप बताएंगे ये 100% प्लस माइनस होगा। 100% प्लस माइनस कैसे होगा, तो आप बताएंगे कोई वस्तु जितने में खरीदी गई होगी, यानी कि खरीदी गई होगी क्रय मूल्य पर, यानी कि 100% पर, या तो उससे ज्यादा की बिकेगी, ज्यादा की बिकेगी, या तो उससे कम पर बिकेगी। तो विक्रय मूल्य जब ज्यादा की बिकेगी तो विक्रय मूल्य 100% प्लस हो जाएगा, और जब कम की बिकेगी तब क्या होगा, जब कम की बिकेगी तब क्या होगा, तब आप बताएंगे 100% माइनस हो जाएगा, यानी कि 100% से जितना कम हो रहा है वो माइनस हो जाएगा। यानी कि ये जो, अगर कभी हमें दिया जाता है लाभ का मूल्य, तो लाभ का सेंस होगा वृद्धि, और अगर हमें दिया जाता है हानि का मूल्य तो हानि का सेंस होगा कमी। तो हो सकता है वह वृद्धि और कमी स्पष्ट रूप से कहे, नहीं तो वो क्या कहेगा, उसे सांकेतिक रूप से कहेगा, वो कहेगा लाभ पर बेची गई या फिर हानि पर बेची गई। तो हानि पर बेची गई इसका मतलब क्या है कि जितने में खरीदा था उससे कम में बेची गई। और अगर कहता है कि लाभ पर बेची गई तो लाभ का मतलब क्या हो गया, लाभ का मतलब हो गया कि वह जितने की खरीदी गई थी उससे ज्यादा की बेची गई। जैसे कहा जाता है कि मान लो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे कहा गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब क्या हो गया, आप बता देंगे, इसका मतलब ये बना कि वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 100%, वो तो हमेशा रहता है। अगर 10% लाभ पर बेचता है तो इसका मतलब उसने कितने में बेचा होगा, 110% में। लेकिन अगर कहता है कि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 90%, ठीक है, परसेंटेज में। अब वस्तु का क्रय मूल्य चाहे जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, हम उसे परसेंटेज में हमेशा 100% ही मानेंगे। अगर वह 10% की हानि पर बेचा गया है तो मतलब आप 100 में से क्या करेंगे, 10% घटाकर उसे कितने में कर लेंगे, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य बनेगा वो 90% बनेगा, ठीक है। चलिए, एक और चीज होती है इसमें, जैसे हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है भाई, तो आप बताएंगे इसे बोला जाता है एमआरपी, ठीक है, एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो आप बताएंगे जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, कोई वस्तु, ठीक है, उपभोग के लिए उपलब्ध होती है, उपभोग, ठीक है, उपभोग के लिए उपलब्ध होती है, उपभोग के लिए उपलब्ध होती है, ठीक है, उपलब्ध होती है, ठीक है, उपलब्ध होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बाजार में बेचने के लिए रखी जाती है, ठीक है, वो होता है उसका, उसका अंकित मूल्य, यानी कि एमआरपी। अंकित मूल्य को अगर हम लोग, अंकित मूल्य को अगर हम कभी भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बताएंगे जो अंकित मूल्य होता है वो हमेशा 100% प्लस होता है, यानी कि कोई वस्तु जितने की दुकानदार खरीद के लाएगा उससे ज्यादा ही मूल्य उस पर अंकित करेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी व्यापार होता है वो हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है, हानि के लिए कोई भी व्यापार नहीं करता। हाँ, वो बात अलग है कि आपको व्यापार में हानि हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपको याद रखनी है। पहली कौन सी बात याद रखनी है कि क्रय मूल्य अगर हमें परसेंटेज में मानना होगा तो क्या रहेगा, आप बताएंगे तो रहेगा 100%। अगर हमें विक्रय मूल्य मानना है तो विक्रय मूल्य हम कैसे मानेंगे, 100% प्लस माइनस मानेंगे। अगर हमें अंकित मूल्य मानना है तो अंकित मूल्य क्या होगा, आप बताएंगे 100% के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि हमेशा 100% प्लस होगा। बाकी क्वेश्चन की भाषा पर डिपेंड करेगा, जब क्वेश्चन की भाषा आएगी तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि इनके मान कैसे कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। अब लाभ और हानि होता कैसे, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं कि लाभ और हानि होता कैसे है, इसे भी हम लोग क्या करते हैं भाई, समझ लेते हैं। तो लाभ और हानि कैसे होता है लिख लीजिएगा भाई, अगले वाले से आप लोग लाभ हानि को भी क्या करिएगा, समझ लीजिएगा। देखो, अगर हमारा विक्रय मूल्य जो है, ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य है, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, आप बताएंगे ऐसे में हमेशा लाभ होगा। यानी कि कोई वस्तु जितने में खरीदी गई है उससे ज्यादा में बेची जाती है तो ऐसे में क्या होगा, लाभ होगा। और ये लाभ किसके बराबर होगा, तो आप बताएंगे ये लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के डिफरेंस के, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा।
तो आपसे क्वेश्चन में लाभ पूछा जा सकता है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है लाभ प्रतिशत क्या होगा या प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो जो लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? तो आप बताएंगे लाभ प्रतिशत निकलेगा लाभ बटे क्या होगा? लाभ बटे होगा क्रय मूल्य। यानी कि जो लाभ और हानि है ना, वो सामान्य परिस्थितियों में हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। मैंने सामान्य परिस्थितियों में इसलिए कहा है कि कभी कभी क्वेश्चन में लाभ हानि की जो प्रतिशत मात्रा है वो विक्रय मूल्य पर भी पूछ लेगा कि किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब विक्रय मूल्य पर पूछेगा तभी निकालेंगे। सामान्य परिस्थितियों में हमेशा किस पर निकालेंगे? क्रय मूल्य पर निकालेंगे। ठीक है। अब अगर मान लो उल्टा हो जाए, अगर उल्टा हो जाए, हमने कहा अगर क्रय मूल्य क्या हो जाए? क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य हो जाए, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं विक्रय मूल्य लेस देन क्रय मूल्य हो जाए, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से बड़ा है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हो जाएगी हानि, ऐसे में हानि हो जाएगी। और यह हानि किसके बराबर होगी? तो आप बताएंगे ऐसे में जो हानि होती है वो बराबर होती है किसके? तो आप बताएंगे हानि बराबर होगी, क्योंकि अब क्रय मूल्य बड़ा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगी। ठीक है, इसके बराबर होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बताओ हानि प्रतिशत क्या होगी, तो आप बताएंगे भाई हानि प्रतिशत क्या होगी? तो आप बताएंगे लाभ और हानि दोनों हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो आप बताएंगे तो हो जाएगी हानि बटे क्या होगा? क्रय मूल्य, क्योंकि हम प्रतिशत में ज्ञात कर रहे हैं इसलिए इनटू क्या करेंगे? 100। किसी भी संख्या को जैसे हमें प्रतिशत में बदलना हो उसमें 100 से गुणा किया जाता है। ये बात हम लोग प्रतिशत में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्रतिशत वाला क्लास नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां सारे क्लास पड़े हुए हैं, उन्हें एक्सेस करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप क्या करिएगा? कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, हम लोग उस पर क्लास अलग से कर लेंगे। बाकी मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि कुछ मैं मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आऊँ। टॉपिक वाइज तो चलता ही रहेगा, हम लोग मिक्स सीरीज की भी क्वेश्चन, मिक्स सीरीज के भी क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, ताकि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको सीखनी थी। अब यहाँ से हम लोग लाभ हानि को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि लाभ हानि के हम लोग बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैंने आज की श्रृंखला में रखे हुए हैं और कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पर हम लोग अगली वाले क्लास में बात करेंगे। ये मैं 2 बार में क्लास आपका करने वाला हूँ। ठीक, तो पहले वाला प्रश्न देखिएगा। पहला वाला प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 18 रुपए में बेचने पर 3 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपको देखने में लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा, वास्तव में बहुत आसान है भी, लेकिन ये आसान भाषा में लिखा गया है इसलिए आसान है। सेम यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सेम यही प्रश्न जब आपसे परीक्षा के दौरान पूछा जाएगा तो यही आपको कठिन लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ये बात घुमाकर पूछी जाएगी। ठीक है, और मैंने आपसे वादा कर रखा है कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा? मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत बेसिक से, बहुत बेसिक से आपको बहुत एडवांस तक लेकर चलूंगा। बस आप चैनल पर बने रहिएगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया। कह रहा है एक वस्तु को 18 रुपए में बेचने पर, 18 रुपए में क्या है? बेचने पर, तो ये क्या है? तो ये है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया गया है। कितना? 18 रुपए। आपसे कह रहा है तब लाभ हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है? कह रहा 3 रुपए का हो जाता है। आपसे पूछ रहा बताइएगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो एक बात बताइएगा, ऐसा कौन सा संबंध था क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ में जिसमें तीनों ये रहे हो? तो आप बताएंगे हाँ एक था। तो सर कौन सा था? तो आप बताएंगे एक था लाभ बराबर था, लाभ बराबर क्या था? लाभ बराबर था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी तो हम लोग लिख के गए हैं, अभी तो लिखा है। अब हमें इसमें से क्या निकालना है? अब हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मैंने इधर पक्षांतर कर लिया। अगर हम क्रय मूल्य का पक्षांतर करेंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा प्लस का, और ये बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य है 18, तब हमें लाभ होता है 3 का, तो ऐसा इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 15 रुपया। हालांकि इस सब के लिए ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आप ऐसे ओरली समझ सकते थे कि अगर किसी वस्तु को बेचने पर हमें 3 रुपए का लाभ होता है तो इसका मतलब वो वस्तु हमने 3 रुपए कम में खरीदी होगी, तभी तो 3 का फायदा उठा पाएंगे। तो इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या रहा होगा? 3 रुपए कम रहा होगा। 15 से 3 कम किया, सॉरी 18 से 3 कम किया और कितना आ गया? 15। तो एक बात आपको यहाँ पर नोट करके लिख लेनी है। इस क्वेश्चन को बताने का जो मेन मकसद था वो क्या था, तो आप इसमें एक बार नोट करके लिखिएगा। क्या लिखेंगे? कि यदि लाभ का
यदि लाभ का विक्रय मूल्य दिया गया है तो लाभ को घटाकर क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, यदि लाभ का विक्रय मूल्य दिया गया है तो लाभ को घटाकर क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए अपेक्षा करते हैं ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में और बहुत शुरुआत से हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है भाई? तो अगला प्रश्न निकला भाई, क्या चल रहा है ये? कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। ठीक है, आ जाइएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? कह रहा एक वस्तु को 18 रुपए में बेचने पर 3 रुपए की हानि हुई। ठीक है, 3 रुपए की हानि हुई। ठीक है, चलिए तो ये गलत है थोड़ा सा, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। 3 रुपए की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम पहले की तरह क्या करना है, कह रहा 18 रुपए में बेचने पर, तो बेचने पर का मतलब क्या है कि ये दिया गया है बिक्री मूल्य। कितना दिया गया है? तो आप बताएंगे 18 रुपए। तब लाभ हुआ है हानि हुई है? आप बताएंगे हानि हुई है। कितने की हानि हुई है भाई? बताएंगे 3 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, 3 रुपए की हानि हुई। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ऐसा कौन सा संबंध था जिसमें ये तीनों चीजें आ रही थी? आप बताएंगे साहब एक था, तो कौन सा था? तो था हानि बराबर क्या था? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य था। क्रय मूल्य और क्या था? माइनस विक्रय मूल्य। याद करिएगा पिछले वाले पेज पर अभी हम लोग इस पर डिस्कस करके गए हैं, है ना। अब हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो अगर क्रय मूल्य निकालना है तो हम विक्रय मूल्य का इधर पक्षांतर कर दें। तो अगर हम इसका पक्षांतर करेंगे तो क्रय मूल्य बराबर उधर क्या बच जाएगा? क्रय मूल्य बराबर, देखो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस में अगर होगा तो आगे पीछे कहीं भी लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस क्या हो जाएगा? हानि, हानि हो जाएगा। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है भाई? अब बताएंगे विक्रय मूल्य तो 18 है, तब हमें हानि हो गई थी कितने की? 3 रुपए की। तो हमने इसे कितने में खरीदा होगा? 21 रुपए में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा? 21 रुपए में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताने का भी एक विशेष प्रायोजन था। क्या प्रायोजन था भाई? देखिएगा, नोट करके ये बात लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे कि यदि हमें हानि का विक्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य पता करने के लिए हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। ठीक है, हानि को विक्रय मूल्य में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, ये सब आगे काम आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदकर 160 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये बताइएगा ऐसे में उसे लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा या हानि होगी? तो समझो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 रुपए में खरीदा गया है और बेचा गया है कितने में? 160 रुपए में बेचा गया है। तो अब ये बताइएगा क्रय मूल्य कम है या ज्यादा है? तो आप बताएंगे क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। और जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में लाभ होता है। तो लाभ कितना होता है? दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। यानी कि कितने का लाभ हुआ? आप बताएंगे 40 का। हुआ कितने पर है? क्रय मूल्य पर, यानी कि 120 पर। अब 40 120 का कितना परसेंट है? तो इंटू लिख देंगे 100। बस इसे हल कर लो। इसे हल किया तो ये 4 3 12, 3 बार में कट गया। और 3 का जब हम 100 में भाग देते हैं तो आंसर दो तरीके से लिखा हो सकता है। या तो लिखा होगा 33 सही 1/3%, या फिर क्या लिखा होगा? 33.33%। क्या हुआ है? लाभ। क्या हुआ है? लाभ। ठीक है, अब देखो लाभ हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे क्या हो, प्रतिशत कमी हो, चाहे प्रतिशत वृद्धि हो, सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है जो मैं पहले ही लिखा चुका हूं आपको। क्या फॉर्मूला होता है? मैंने आपको लिखाया है प्रतिशत परिवर्तन बराबर जो होता है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन, है ना, परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान, यानी कि जिस पर परिवर्तन हो रहा है इनटू क्या हो जाएगा? 100। अब चाहे हमें कमी निकालनी हो चाहे वृद्धि निकालनी, जैसे अगर हमें वृद्धि निकालनी हो तो परिवर्तन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? वृद्धि से। तो हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान इंटू 100। अगर हमें निकालनी है कमी तो हम इसी परिवर्तन को रिप्लेस कर देंगे कमी से, तो हो जाएगा प्रतिशत कमी बराबर परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान, सॉरी, प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान इंटू 100, यानी कि जिस पर ये परिवर्तन हो रहा है। अगर हमें निकालना है लाभ तो हम इसे लाभ से ही रिप्लेस कर देंगे।
तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान मतलब क्रय मूल्य इंटू 100। अगर हमें निकालनी है हानि तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे किससे, हानि से, तो हो जाएगा प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे प्रारंभिक मान से मतलब है क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, कुछ बात समझ में आया? तो ये एक ही फार्मूला है, ये एक ही फार्मूला है, ये क्या है भाई आपका एक ही फार्मूला है और उसी से ये सारे फार्मूले बने हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आ जाइएगा भाई, नंबर 4 क्वेश्चन 4 में क्या है, तो 4 में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 160 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो वस्तु को उसने खरीदा कितने में, 160 रुपए में, और बेच कितने में रहा है, कह रहा बेच रहा है 120 रुपए में। तो ये बताइएगा, ये क्रय मूल्य है और ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से कम है। अगर कोई व्यक्ति खरीदता ज्यादा में है बेचता कम में है तो लाभ होगा हानि होगी, तो आप बताएंगे हानि हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा, हानि हो जाएगी। कितने की हानि हो जाएगी, 40 की, और होगी कितने पर, क्रय मूल्य पर। ये कितना है 160 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसे हल कर लो, इससे ये कट गया आपका 4 बार में, 4 से आपने ये काट दिया कितने बार में, तो आप बताएंगे भाई 25 बार में काट दिया। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, अब हो गई है हानि कितने की, 25% की। ठीक है, देखो देखने में अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत ही जो है सरल पढ़ा रहे हैं, इनसे तो परीक्षा बनने वाली नहीं है। आप मेरा यकीन मानिएगा, ये उस चैप्टर की आधारशिला है। जब इन चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे तभी हम बड़े क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन ये जो है आपके लाभ और हानि की आधारशिला है। हम लोग उन स्टूडेंट्स या उन दोस्तों को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं जो मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने मैथ में अभी तक कभी कुछ नहीं पढ़ा, उनको भी साथ में लेकर चलना है। ठीक, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, अगला वाला जब हम लोग क्लास लेके आएंगे तो उसमें इसी चैप्टर से हम और बढ़िया क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपए है, 25% लाभ लेने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखो वस्तु का ये वस्तु का अंकित मूल्य जो लिखा है यहाँ पर आप कर लीजिएगा वस्तु का क्रय मूल्य, है ना, ये क्या है, ये है वस्तु का क्रय मूल्य, है ना। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन आप लोग समझते रहिएगा, सब होशियार लोग हैं। तो आप लिखेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया है, 25% लाभ लेने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ये बता रहा है कि आपने कोई वस्तु 20 रुपए की खरीदी है, अगर हमें इस पर 25% लाभ लेना हो तो बताइएगा इस पर हमें कितना लिखना पड़ेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका क्या है कि हम लोग ये बनाए कि अगर हम 20 रुपए पर हमें 25% का लाभ लेना है तो हम क्या करें, हम लोग 20 रुपए का 25% निकाल लें। 20 का 25% कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 20 का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100, यानी कि जितना परसेंट निकालना होता है उसके बटे में 100 लिख के उस संख्या में गुणा कर देते हैं तो वह संख्या का परसेंटेज भाग निकल आता है। जैसे मैंने इसका निकाला हुआ है तो इससे ये कट गया कितने बार में, आप बताएंगे 4 बार में, और 4 से ये कट गया कितने बार में, 5 बार में। यानी कि अगर हम 20 का 25% निकालते हैं तो कितना निकलेगा, आप बताएंगे 5 रुपए निकलेगा। तो ऐसे में वस्तु का अंकित मूल्य हमें कितना रखना होगा, 25 रुपए। वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा, 25 रुपए। ठीक है, इसे करने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, हम लोग ये पहले ही जान रहे थे कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। और अगर हम इसे लाभ पर बेचते हैं तो लाभ का मतलब हो गया 100 प्लस और हानि का मतलब 100 माइनस। अभी हम लोगों ने बताया था कि लाभ का विक्रय मूल्य कैसे बनेगा और हानि का विक्रय मूल्य कैसे बनेगा। तो ये क्या था, ये लाभ था, तो लाभ मतलब 25% प्लस। तो ऐसे में इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, सॉरी ऐसे में इसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, 125%। कितना होना चाहिए, 125%। अब आपको क्रय मूल्य तो ऑलरेडी दिया है ना, कितना, 20 रुपए। हमें क्या निकालना है, आप बताएंगे 125% हमें निकालना है, 125% बराबर निकालना है। तो अब ये चीज हमें पता है कि जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, भाग। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 20 में भाग दे देंगे कितने से, 100% से। और हमें निकालना कितना है इसका, 125% निकालना है तो 125% से गुणा कर देंगे। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि हम लोग क्या करेंगे, 20% का सीधा 125% निकाल देंगे। तो ये लिखा होता 20 गुणे 125/100। तो ये 100 चाहे यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, इसका मतलब तो यही है ना कि इसका भाग लगना है 20 में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल तरीका तो यही है।
बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, थ्योरम सबका सेम है। तो बस इसी को हल कर लो। अगर हल करेंगे तो देखो इससे ये कट गया आपका 5 बार में और 5 से ये कट गया आपका 25 बार में। ठीक है, तो कुल मिला के कितना आ गया 25 रुपए। कुल मिला के कितना आ गया 25 रुपए। क्या कोई और भी तरीका है ऐसे करने का? आप बताएंगे हाँ बिल्कुल है। क्या है भाई? तो आप बताएंगे इसका एक मेथड और है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। हम क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते थे कि वस्तु पर हमें कितने का लाभ लेना था, 25% का लाभ लेना था, तो आप 25% का फ्रैक्शन लिख देते। फ्रैक्शन कैसे आता है? फ्रैक्शन 25% का कितना आएगा 1/4। ये फ्रैक्शन क्या है? तो किसी भी परसेंटेज संख्या को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है, देखो कोई संख्या है हमारी कितनी 25%। अगर हमें 25% का फ्रैक्शन निकालना है तो हम लिखेंगे 25/100। कितना लिखेंगे 25/100। ये जो कट के आया है 1/4 यही फ्रैक्शन है। अगर मान लो संख्या ऐसे ना होती, संख्या होती आपकी 6 सही 2/3%, तो आप बताते पहले हम इसे सही बटे में बदलते। पहले हम इसे क्या करते, मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बदलते। तो होता 3 का 6 में गुणा, 3 छंग 18 और ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते तो कितना आ जाता 20/3। ये सिर्फ इसका सरल रूप है। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में पहले की तरह क्या होगा 100 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 20 एकन 20, 20 पंजे 100 और गुणा करने के बाद आ जाएगा 1/15। तो 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/15। ये सारे फ्रैक्शंस मैंने आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से सिखाए हैं। शायद पहली क्लास में बहुत अच्छे से मैंने इस पर डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो परसेंटेज वाला पहला वाला क्लास जाके देखिएगा, पहला और दूसरा। उसमें मैंने दोनों ही क्लासों में ये फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, मूव कैसे होते हैं, फ्रैक्शन में किस संख्या का मतलब क्या होता है, सब पर बहुत अच्छे से चर्चा कर रखी है। ठीक है, तो अब ये कहना था कि 25% का लाभ लेने के लिए, अब बताओ लाभ किस पर लिया जाएगा? तो लाभ तो लिया जाएगा क्रय मूल्य पर। और ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस जिस पर ये प्रतिशत परिवर्तन हो रहा होता है वो संख्या या वो मान कहाँ लिखा होता है नीचे। तो जो 25% का लाभ होगा वो किस पर होगा? तो आप बताएंगे वो तो सर क्रय मूल्य पर होगा। तो इसका मतलब 4 क्या है क्रय मूल्य। और जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, जो भी यहाँ प्रतिशत में हो रहा होता है वो कहाँ लिखा होता है ऊपर। तो इसका मतलब 25% का जो लाभ हो रहा है वो लाभ किसके बराबर होगा 1 अंक के बराबर होगा। अच्छा, कोई वस्तु अगर 4 की है और उसे 1 रुपए के लाभ पर बेचा जाए, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर 1 की है और अगर 4 की है और 1 रुपए का लाभ लेके बेचा जाएगा तो वस्तु ऐसे में कितने की बिकेगी? आप बताएंगे जाहिर सी बात है 5 में बिकेगी। कितने में बिकेगी 5 में। तो इसका मतलब ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया आपका लाभ, और ये जो 5 है ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ये बात आप समझ लीजिएगा। अब मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मान लो कोई वस्तु पर मुझे 25% का लाभ लेना है तो ऐसे में वस्तु का क्रय मूल्य अगर 4 होगा तो 1 का लाभ बनेगा, वस्तु बिकेगी 5 की। अब इनमें से कोई एक बात हमें क्वेश्चन में दी होगी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है क्रय मूल्य दिया है कितना 20। तो आप बताएंगे इसका मतलब 4 बराबर है कितने के 20 के। तो 1 बराबर कितने का हो गया 4 का 20 में भाग दे दोगे। 4 का क्या करोगे 20 में भाग दे दोगे तो 1 बराबर कितने का रहा 5 के। तो ऐसे में फिर 5 बराबर कितने का रहेगा 5 से गुणा कर दो। 5 पंजे 25 किसके बराबर रहेगा 25 के। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर 4 बराबर है 20 के, 1 बराबर है 5 के, तो लाभ कितने का था 1 ही का था। तो इसका मतलब 5 का लाभ बना। तो 20 पर अगर हम 5 का लाभ लेंगे तो वस्तु का हमें अंकित मूल्य कितना रखना होगा 25। ठीक, ये बात समझ में आई। हाँ, ये वाली बात समझना बहुत जरूरी है कि आगे चल के क्वेश्चन इसी वाले मेथड से बनेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर सीधी संख्याओं में कोई प्रश्न हुआ, हमें लाभ हानि ज्ञात करना है, तो हम या तो 100 में प्लस कर या तो हम 100 में से माइनस करके अंकित मूल्य आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगर सीधी संख्याओं में नहीं हुआ तो फिर हम फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा एक घड़ी की कीमत 720 रुपए है, 25% का लाभ लेने के लिए उसका अंकित मूल्य कितना रखना होगा। अब घड़ी की कीमत कितनी है 720 है, लाभ कितने का लेना है लाभ कितने का लेना है, लाभ लेना है भाई 25% का। ठीक है, तो एक तो तरीका यही बना कि हम वस्तु का मूल्य मान लें 100% और अगर हमें 25% का लाभ लेना है तो इसका मतलब हमें कितना बनाना पड़ेगा 125% बनाना पड़ेगा बस। तो हम सीधा 720 का क्या करें, हम लोग 720 का सीधा 125% निकाल दें। 125% मतलब 125/100। ठीक है, बस इसे हल कर लो। देखो कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है? तो आप बताइए हाँ बिल्कुल भाई, है ना।
5 से काट दो, 5 से ये कट गया आपका, सॉरी 25 से काट दिया 5 बार में, और 25 से ये कट गया आपका 4 बार में। क्या 4 से ये कटेगा? हाँ, तो 4 से आपने ऐसे काट दिया, तो 4 से कितनी बार में कटा भाई? 4 एकन 4, बचा 3, 4 अट्ठे कितने हो गए? 32, और ये आ गया आपका 0। ठीक है, अब इसे आप हल कर लीजिएगा। 180 का 5 में गुणा करिएगा, 18 पंजे 90, और एक 0 यानी कि कितना रहा? 900। एक तो तरीका ये बना। दूसरा था आपका फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड क्या है? तो आप बताएंगे भाई 25% का लाभ लेना था, तो 25% का लाभ मतलब क्या हो गया? 1/4। 1/4 लाभ लेना है तो यहाँ पहले ही प्लस लगा लो, यानी कि वस्तु 4 की है, 1 का लाभ लेंगे तो कितने की बिकेगी? 5 की। ठीक है, अच्छा इसमें क्रय मूल्य दिया है, यानी कि 4 बराबर दिया है। 4 बराबर कितना दिया है? तो आप बताएंगे 4 बराबर दिया है 720 के। तो फिर ऐसे में 1 बराबर कितने के होगा? तो 4 से इसमें भाग दे दो, सेम वैसे ही पहले की तरह। 4 एकन 4, बचा 3, 4 अट्ठे 32, और एक क्या आ गया? 0। तो अब आपका 1 बराबर आ गया कितने के? 180 के। तो ऐसे में 5 बराबर कितने के होगा? 180 से गुणा कर दो, 18 पंजे 90, यानी कि हमें उस पर कितना लिखना होगा? 900 रुपया लिखना होगा। बस हल हो गया। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, मेरा तो मानना है कि पढ़ाई से आसान कोई काम है नहीं। ठीक है, अब ये कह के पढ़ाई बंद ना कर देना कि आसान काम हमें पसंद नहीं है ना? ऐसी बात नहीं, इतना भी आसान नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है भाई? तो अगला प्रश्न है आपका कि एक सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपया है, और 20% का लाभ लेने के लिए उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो ये भी आपका अंकित मूल्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी आपका क्रय मूल्य होना चाहिए। ठीक है, ये हटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या कर देते हैं? क्रय मूल्य कर देते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य। तो कह रहा है कि एक सोफा सेट का क्रय मूल्य 140 रुपया है, और 20% का लाभ लेने के लिए, 20% का लाभ लेने के लिए उसका अंकित मूल्य कितना रखना होगा? अब ये वाला आप स्वयं से करके दिखाएंगे। ठीक है, देखो अगर वस्तु का मूल्य है 140 रुपया, 20% का लाभ लेना है तो कितना बनेगा? 100 में 20 जोड़ के, यानी कि 120%। आपको सीधा सा 140 का 120% निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बना लेंगे ना? और अगर फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं तो 20% का मतलब क्या हो गया? 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि आपको 5 बराबर दिया है और 1 का लाभ लेके 6 निकालना है, तो आपको 6 बराबर पता करना है। आप लोग इसे स्वयं से निकालेंगे। आप लोग क्या करेंगे? इसे स्वयं से करेंगे। ठीक है, अगला क्या है? कह रहा है एक घड़ी को 1240 रुपए में खरीदा गया है और उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब हानि वाला आ गया। ठीक है, अब हानि वाला आ गया है, तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं भाई, हानि वाले में क्या होता है। तो या तो हम इसका 20% निकाल के इसमें से घटाएं, है ना? हमें उस मेथड से करना नहीं है। तो हानि वाले का मतलब ये हो गया कि आपको आपको क्या करना है? मैंने माना कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा कितना होता है? 100% होता है। और अगर 100% होता है, और अगर 100% होता है तो 100% में से 20% हमें क्या कर देना है? माइनस, तभी हानि होगी। यानी कि हमें क्या निकालना है? 80%। तो हमें सीधा सीधा 80% निकाल देना है। किसका? 1240 का। कितना? 80%। 80% मतलब 80/100। बस इसे हल कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल। 8 का इसमें गुणा कर दो, तो 8 चौकू 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, और 3 कितना हो गया? 19। ठीक है, हासिल 1, 8 एकन 8, है ना? 8 एकन 8, और एक कितना हो गया? 9। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 8 चौकू 32 का 2 हासिल कितना हो गया? 8 चौकू 32, हासिल 3, 8 दूनी 16, और 3 19, हासिल 1, 8 एकन 8, और 1 9 हो गया, यानी कि 992 का बिकेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु 1240 की है और 20% की हानि पर बिकती है तो कितने की बिकेगी? 992 की बिकेगी। ठीक है, अच्छा इसी बात को हम फ्रैक्शन से बनाना चाहें तो आप बताएंगे 20% का भाई फ्रैक्शन लिख लो, कितना होता है? 1/5, यानी कि कोई वस्तु 5 की है, हानि का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो आप बताएंगे कोई वस्तु 5 की है, 1 के हानि पर बिक रही है, तो कितने में बिकेगी? 4 में। यहाँ पर वस्तु का मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 5, लेकिन वस्तु का जो क्रय मूल्य है घड़ी का वो कितना दिया गया है? आप बताएंगे, ये है 1240। तो 5 बराबर है 1240 के, तो 1 बराबर कितने का होगा?
5 का इसमें गुणा कर दो, 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 है ना, बचा 2 हो गया 24, 5 चौकू 20 और 5 अट्ठे 40 यानी कि 248 के। तो आपसे पूछा गया बताइएगा ऐसे में वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य मतलब आपको 4 बराबर निकाल देना है। तो 4 बराबर यानी कि क्या करना है हमें 248 में 4 से गुणा कर देना है। 248 में क्या करना है 4 से गुणा कर देना। देखो 8 चौकू 32 की 2 हासिल 3, 4 चौकू 16 और 3 19 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9 यानी कि 992। ठीक है, समझ में आया। तो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन बहुत आराम से बना पाएंगे। अगर लाभ होता है तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में जोड़ के बनेगी, और अगर हानि होती है तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से घटाकर विक्रय मूल्य बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ जाओ 9वें पर। कह रहा है एक घड़ी को, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन टाइप चेंज हो रहा है। कह रहा है एक घड़ी को 550 रुपए बिक्री पर, भाई आज वाले में टाइपिंग एरर बहुत है। एक घड़ी को 550 रुपए में बेचने पर कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है ना। आप लोग समझते रहिएगा, आप लोग क्या करिएगा भाई समझते रहिएगा। ठीक है, ये सेंटेंस सही नहीं बनेगा ना, हालांकि बात सेम ही है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि बात क्या है सेम ही है कोई दिक्कत है नहीं। तो आप बताएंगे बेचने पर। ठीक है, बेचने पर एक घड़ी को 550 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब हमें दिया गया है विक्रय मूल्य, बेचने पर क्या मतलब हो गया विक्रय मूल्य। तो आप बताएंगे अगर किसी वस्तु को हम खरीदे हो कितने में 100% में, और उसे बेचे हो कैसे 10% के लाभ पर बेचे हो, तो ऐसे में वस्तु कितने की बिकेगी। तो आप बताएंगे साहब 110% की बिकेगी। लेकिन ये कह रहा है कितने की बिकी है, ये कह रहा है 550 रुपए की बिकी है। तो ऐसे में वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य यानी कि 100% बराबर। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप बताएंगे 550 जो है वो दिया गया है 110% बराबर, तो 110 से दे देंगे भाग, 100% निकालना है, 100 से कर देंगे गुणा, इससे ये काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 का 100 में गुणा होगा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 500। वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 500। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं एकदम जल्दबाजी में वो 550 का 10% निकाल के घटा देते हैं, और 550 का 10% निकालोगे तो 55 आ जाएगा, फिर ऐसे में आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 995। ठीक है, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना रहेगा कि जो लाभ या हानि होती है वो हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर होता है। अगर आप इसका 10% निकाल के घटा देंगे तो ये तो विक्रय मूल्य है। कुछ बात समझ में आया। देखो अगर आपने मान लो 995 मान लिया, तो 995 पर अगर 10% का लाभ लेगा तब तो फिर 49 रुपया 50 पैसा हुआ, तब तो जाके ये 550 रुपया रेट ही नहीं बनेगा। जब रेट होगा कितना 500, तभी तो इस पर 10% लाभ लोगे तो 50 रुपया बनेगा, तभी तो जाके 550 की कोई वस्तु बिकेगी। समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा हम लोग इसे फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड से कैसे, तो बनाएंगे किसी वस्तु का मूल्य जो है 10% का लाभ होता है, तो किसी वस्तु पर अगर 10% का लाभ होता है तो यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी कि वस्तु 10 की रही होगी और 1 के लाभ पर बेची गई होगी, तो कितने में बिकी होगी 11 में, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कितने में बिकी है। तो आप बताएंगे भाई क्वेश्चन में तो कह रहा है कि कितने में बिकी है 550 में, तो इसका मतलब 11 बराबर है 550 के। एक बराबर कितने का रहा 11, किसमें भाग दे दो, 11 पंजे 55 यानी कि 50 के। तो ऐसे में 10 बराबर किसके रहेगा, इसमें 50 से गुणा कर दो यानी कि 500 के। तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अपेक्षा है कि ये समझ में आया होगा आपकी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है एक टेलीविजन को 4600 रुपए में बेचने पर, एक टेलीविजन को 4600 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या होगा। टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्रय मूल्य पर हम लोगों को बात करनी है भाई टेलीविजन की। तो इसमें दिया गया है आपका बिक्री मूल्य। ठीक, इसमें क्या दिया गया है आपका बिक्री मूल्य दिया गया है। तो देखो 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो एक तो तरीका इसका यही हुआ कि आप वस्तु का रेट कितना मान लें 100%, और अगर ये 15% के लाभ पर बेचा गया है तो इसमें 15% जोड़ दें, यानी कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना बनना चाहिए 115% बनना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 4600 है, तो इसका मतलब आपको 115% बराबर दिया गया है कितना 4600। आपको क्या निकालना है
आपको 100% बराबर निकालना है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि हम इसे बना सकते हैं कैसे, हम बना सकते थे इसे फ्रैक्शन से, तो हम इसे फ्रैक्शन से ही बनाते हैं। तो फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे, 15% का आपने फ्रैक्शन लिखा 3/20, यानी कि कोई वस्तु अगर कितने की है 20 की है तो उस पर 15% मतलब 3 का लाभ हो गया। वस्तु ऐसे में कितने में बिकेगी, तो आप बताएंगे बिकेगी 23 में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वस्तु कितने में बिकेगी 4600 में। तो 23 बराबर है 4600 के, तो एक बराबर कितने का हो गया, तो 23 दूनी 46, एक बराबर हो गया 200 के। तो फिर ऐसे बताइएगा एक बराबर कितने का हो गया 200 के। तो ऐसे में आप बताइएगा वस्तु का मूल्य क्या रहा होगा, तो आप बताएंगे वस्तु का मूल्य इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे 200। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और 4 पर कितने जीरो, तो आप बताएंगे 4 पर हो जाएंगे 3 जीरो। यानी कि ऐसे में वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 4000 रहा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 4000 रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न भाई, इसी टाइप का। ये समझ में तो आया, मैंने यहाँ पर पूरा लिखा नहीं, आप ऐसे बना सकते थे कि ये जो 4600 है 115% बराबर है, तो 4600 डिवाइड बाई क्या करेंगे 115 इंटू क्या कर देंगे 100, बस आप आंसर निकाल लेंगे, सेम यही आ जाएगा। लेकिन क्योंकि फ्रैक्शन मेथड से कैलकुलेशन कम हो जाता है, इसीलिए आपको फ्रैक्शन मेथड पर ज्यादा काम करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न भाई। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो यह प्रश्न नंबर 11। जरा एक घड़ी को 2500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो आप ऐसे ही बना लीजिएगा, कैसे बनाएंगे, तो एक तो आप बना सकते हैं 100 वाले मेथड से, कि मैंने किसी वस्तु का, अगर मैंने किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लिया और उस पर क्या हुआ है 20% की हुई है, सॉरी आगे वाला क्वेश्चन निकल आया भाई, आगे वाला निकल आया, एक मिनट, पहले इससे पहले वाला करना था। ठीक है भाई, तो बनाइएगा भाई, क्या बनाया आपने 100%, और 20% की हानि पर बेचा गया है, तो 20% क्या कर देंगे माइनस, यानी कि वस्तु का ऐसे में विक्रय मूल्य क्या रहा होगा 80% रहा होगा। ये कह रहा है एक घड़ी को 2500 रुपए में बेचने पर, तो कौन सा मूल्य दिया गया है विक्रय मूल्य, यानी कि आपको 80% बराबर दिया गया है कितना 2500। तो आपसे ये पूछ रहा है, तो बताइएगा घड़ी का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, यानी कि 100% बराबर पूछा गया है, तो कैसे निकलेगा, तो आप बताएंगे ये निकलेगा 2500 डिवाइड बाई क्या होगा 80 इंटू क्या होगा 100, इसे हल करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। या फिर हम इसे कैसे बना लेंगे, फ्रैक्शन मेथड से लिखेंगे 20%, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु 5 की है, एक के हानि पर बेची गई होगी 4 में। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने में बेची गई है, क्वेश्चन में कह रहा है बेची गई है कितने में, बेची गई है 2500 में। तो ये बराबर हो जाएगा किसके 2500 के। तो एक बराबर कितने का होगा, इसका इसमें भाग दे दो, तो एक बराबर कितने का होगा 4 6 24 बचा एक हो गया कितना 10, फिर कितनी बार गया 4 दूनी 8, बचा कितना 2 हो गया 20, फिर 4 पंजे 20, तो एक बराबर आया 625 के। तो आपको निकालना होगा, तो फिर 5 बराबर कितने का होगा, तो इंटू 625 कर देंगे, इंटू क्या करेंगे 625 कर देंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हानि एक की हो रही है और एक बराबर आया है 625 के, तो आप इसमें से क्या करें, आप इसमें से 625 घटा दें, तब भी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तब भी आंसर आपका बन जाएगा। तो देखो भाई कितना आंसर आ, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे, हम यहाँ से निकाल लें। तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल कितना बना, हासिल बना 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 छक्का 30 है ना, 5 छक्का 30 और एक कितना हो गया 31, यानी कि वस्तु कितने की रही होगी 3125 की रही होगी। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर बन गया भाई, है ना। इसको एक बार आप लोग करके देखिएगा, ना समझ में आए बताइएगा। हम लोग अभी इसका एक और क्लास करने वाले हैं आगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये 12 नंबर क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं से करिएगा। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और अगर ये आप फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो 12.5% का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 12.5% का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन बहुत आराम से बना पाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा, उससे हमें भी पता लगता रहेगा कि आपको मेरा क्लास समझ में आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, देखो आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो आप लोग जितना अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, जितने अच्छे कमेंट करेंगे ना, क्लास को लाइक करेंगे, उसी से हम लोगों को भी एनर्जी मिलेगी, हम लोग मोटिवेट होंगे और ज़्यादा क्लासेस बनाने के लिए। ठीक है, और जैसा कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि हम आपसे
नए क्लासेस जो है लेके आने वाले हैं, जो मिक्स क्वेश्चंस के होंगे। हम लोग टॉपिक वाइज तो पढ़ते ही रहेंगे, हम लोग मिक्स क्वेश्चन की एक सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, जल्दी ही आपके जीएस के भी कुछ क्लास स्टार्ट होंगे। ठीक है, एक बार फिर से आगामी नव वर्ष की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये वर्ष आपके लिए नौकरी और पैसा लेके आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे कभी क्लास में। हाँ, एक ये सूचना, जो लोग एग्रीकल्चर से हैं और जो टीए का क्लास जो है करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर वो कृषि प्रावधिक सहायक का, तो उसके लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये भी अभी ऑफलाइन बैच ही है, ऑनलाइन बैच नहीं है। हालांकि हम लोग ऑनलाइन एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं, जल्दी ही इसकी घोषणा की जाएगी, अनाउंसमेंट किया जाएगा, और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए एकदम फ्री होगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले किसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।